हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो खास तौर से उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो अभी अप्रेंटिस को एंगेज कर रही है। ऐसी बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज है या कंपनीज है, जो कि वर्तमान में ITI पास आउट या नॉन ITI पास आउट कैंडिडेट को NAPS पोर्टल के थ्रू इंगेज करती है। और खास तौर से ऐसे कैंडिडेट जो कि ITI पास आउट है या नॉन ITI है और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन है वो NAPS यानी अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे कर रखा है, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS 2.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले भी जुलाई 2022 से पहले भी NAPS की स्कीम यहाँ पे लॉन्च थी। उस समय NAPS का मतलब क्या होता है? NAPS का मतलब बताए तो एस्टेब्लिशमेंट है जो कैंडिडेट्स को इंगेज करती है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो उन कैंडिडेट्स को जो टोटल स्टाइपेंड का भुगतान एस्टेब्लिशमेंट हर महीने करती है, तो उसका 25% हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट को पेड करती थी, ताकि वो अप्रेंटिस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर सके। इसके साथ ही उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है, आर्थिक भार है, वो भी कम रहे। इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए NAPS की स्कीम लॉन्च की गई थी। हालांकि पहले ये ऑफलाइन मोड में होती थी, जो एस्टेब्लिशमेंट थे उनको बिल बना के भेजने होते थे, उसके बाद में वहाँ से क्लेम प्रोसेस होता था। जुलाई 2022 से इसको चेंज करते हुए उसके बाद में ऑनलाइन मोड में ये डाल दिया गया। उसके बाद में NAPS 2.0 जो स्कीम है वो लॉन्च कर दी गई है। NAPS 2.0 जो स्कीम हो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। बहुत सारी सरकारी एस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की हो, या इसमें बैंक्स भी, जो सरकारी बैंक्स उनको भी शामिल किया गया। तो उनके लिए NAPS के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर की जो छोटी या बड़ी जितने भी स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए यहाँ पे NAPS 2.0 में अलग नियम बताए गए हैं। तो सभी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके जो HOD है या फिर जो उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन कैंडिडेट्स के NAPS 2.0 को लेकर कई तरह के असमंजस यानी डाउट्स है, तो उन डाउट्स को क्लियर करने का आज मैं प्रयास करूंगा। तो सभी ये वीडियो जरूर देखें, अपने जो दोस्त हैं उनको भी ये शेयर करें, ताकि उनके भी NAPS 2.0 को लेकर यदि कोई समस्या है तो वो उनका समाधान हो सके। और ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो अभी अप्रेंटिस को इंगेज नहीं कर रही है लेकिन फ्यूचर में वो इंगेज करने की सोच रही है, तो उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी NAPS 2.0 का नॉलेज होना जरूरी है। आज के वीडियो में अपन NAPS 2.0 को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके की फीचर्स हैं वो है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कौन कौन सी एजेंसीज है जो कि इस प्रोग्राम को ऑपरेट करने में लगी हुई है, और उनके लिए क्या क्या जो रोल्स और डायबिलिटी है वो डिसाइड की गई। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा MSDE की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका URL है msde.gov.in। इसके डैशबोर्ड पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS 2.0 दी हुई है, जिसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी बिंदु वाइज सारी जानकारी पे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम क्या है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, की फीचर्स क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, 1 नंबर का पॉइंट यहाँ पे दिया है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS 2, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका जो मेन अब NAPS स्कीम है, इसका तो मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि देश भर में जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 बना हुआ है, इसके तहत जितने भी अप्रेंटिस लगे हैं उनको पार्शियली स्टाइपेंड की जो पेमेंट करके जो अप्रेंटिसशिप इकोनॉमिक सिस्टम है उसको बनाने का प्रयास किया गया। यानी कैंडिडेट में जो एक टेक्निकल जॉब है उसके प्रति या जो रियल एक्सपीरियंस है कैंडिडेट को वो देना इसका मेन जो मोटिव है वो है। उसके साथ ही जो देश भर में जो अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की अपन बात करें 1.1 द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAPS
2.0 एज फॉलो। तो यहाँ पे इसका जो मेन उद्देश्य क्या किया, तो सबसे पहले तो जॉब्स के लिए जो कैंडिडेट्स है उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे उसका बढ़ावा देकर जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक जो कुशल कार्यबल है उसको यहाँ पे डेवलप करना है इसका मेन उद्देश्य। कैंडिडेट ज्यादातर एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो कैंडिडेट जब वो वर्क स्थल पे जाते हैं या किसी कंपनीज में काम करते हैं तो उसको काम का वहां पे रियल अनुभव होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उसके आधार पे वो आगे चल के एक स्किल्ड जो पर्सन है वो बन के तैयार होते हैं। 2 नंबर का जो इसमें बिंदु दिया हुआ है, तो इसमें जो अप्रेंटिस है उनको यहाँ पे पार्शियली स्टाइपेंड देके और जो एजेंसीज है जो प्रतिष्ठान है उनको यहाँ पे इनकरेज करने का काम किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट कंपनीज या इंडस्ट्रीज है वो अप्रेंटिस को एंगेज कर सके, क्योंकि उन्हें 25% हिस्सा इसके थ्रू दिया जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। इसके साथ ही यहाँ पे जो देश भर में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कई इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं जिसमें शॉर्ट टर्म्स जो ट्रेनिंग्स है वो प्रोवाइड की जाती है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के लिए नई नई जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट करना इसका मेन उद्देश्य है। उसके साथ ही छोटे जो प्रतिष्ठान होते हैं, छोटी छोटी एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसमें आप मिडिल है या फिर जो स्मॉल SMEज है, और कई ऐसे जिले हैं जैसे उत्तर पूर्व के ऐसे जिले हैं जो अभी तक अप्रेंटिस ट्रेनिंग के नामांकन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऐसे प्रकार के जो जिले या प्रतिष्ठान है तो उसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की संख्या को बढ़ाना इसका मेन मोटिव रखा गया। तो ये कुछ इसके इंपोर्टेंट मोटिव्स है जो कि NAPS के लिए रखे गए। अब की फीचर्स की अपन बात करें तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग का अर्थ है कि किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में निर्धारित नियमों और शर्तों पर जो अप्रेंटिसशिप के अनुबंध के पालना में यहाँ पे एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा जाता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके लिए अप्रेंटिस रूल बनी हुई है, इसके साथ ही एक्ट बनी हुई है। तो उन चीजों के लिए यहाँ पे उनके तहत ही कैंडिडेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अप्रेंटिस को रखा जाता है। इसके में 2 प्रकार के ट्रेड्स यहाँ पे रखे गए हैं, एक तो ऑप्शनल ट्रेड होता है और दूसरा होता है डेजिग्नेटेड ट्रेड। दोनों ही प्रकार की अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले अपन बात करें तो डेजिग्नेटेड ट्रेड की बात करें, इसको DT के नाम से ज्यादा। डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब होता है इसमें ऐसे इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े कोई भी विषय या फिर उसके बाद में कोई ऐसा पाठ्यक्रम जिसे केंद्र सरकार या जो केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद है उसके द्वारा गजट किया हुआ है, उनको नोटिफाई किया हुआ है। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अपन बात करें डेजिग्नेटेड ट्रेड से, तो इसमें वो ट्रेड शामिल किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किए हुए हैं। गवर्नमेंट द्वारा जितने भी ट्रेड्स को नोटिफाइड किया उनको डेजिग्नेटेड ट्रेड कहते हैं। इसी के साथ इसके अंदर जो ट्रेनिंग है कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस की अवधि है वो यहाँ पे 1 साल रखी गई। डेजिग्नेटेड के ज्यादातर ट्रेड्स हैं उसमें 1 साल के लिए कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखी गई। इसमें ITI पास आउट कैंडिडेट और जो नॉन ITI पास आउट कैंडिडेट दोनों ही प्रकार के अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। जो नॉन ITI कैंडिडेट्स या तो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग 2 साल की लगेगी। ऑप्शनल ट्रेड्स की बात करें तो ऑप्शनल ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाई नहीं किया गया। इसको जो एम्प्लॉयर होता है वो डिसिप्लिन डिसाइड करता है, यानी कोई किसी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट जो कि अपने कुछ कोर्स है प्रोवाइड करवाते हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे ऑप्शनल ट्रेड कहते हैं। अब इसकी जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की भी हो सकती है, 9 महीने की भी हो सकती है और 12 महीने की भी यहाँ पे हो सकती है। कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनकी अवधि है वो 1 साल से ज्यादा भी हो सकती है। इसके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको MSCD की अनुमति लेनी जरूरी है। अब एलिजिबिलिटी टू अवेल बेनिफिट्स की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन अप्रेंटिसशिप कर सकता है NAPS 2.0 के तहत, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो उसका यहाँ पे डिटेल्स दिए। तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत कैंडिडेट की जो मिनिमम एज है यहाँ पे 14 वर्ष होनी जरूरी है या 18 वर्ष होनी जरूरी है। नहीं जहाँ नॉर्मल काम होता है वहां पे 14 वर्ष है, जहाँ पे थोड़ा रिस्की काम है यानी जो कि मेरा भारी जो उद्योग है उसमें जो कैंडिडेट की जो एज है वो 18 वर्ष होनी जरूरी है। खासतौर से जो खतरनाक उद्योग है तो उसमें कैंडिडेट की एज लिमिट है 18 वर्ष से ज्यादा होती है। अभी इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, तो इसमें जो कैंडिडेट एजुकेशनल एनवायरनमेंट से आते हैं उनको जो एक्चुअल में जो वर्क फोर्स है वर्क प्लेस है उस तक कैंडिडेट को लेके जाना है। इसके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टाइपेंड का पेमेंट करती है जो एस्टेब्लिशमेंट होती है। इसलिए जो अप्रेंटिसशिप करने वाले जो कैंडिडेट की एज है वो मैक्सिमम 35 वर्ष रखी गई है। कई मेरे से क्वेश्चंस भी करते हैं कि सर अप्रेंटिसशिप करने की मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि मिनिमम एज 14 वर्ष है, मैक्सिमम एज वो 35 वर्ष रखी गई। 35 वर्ष तक की कैंडिडेट का कोई कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करता है तो उनको यहाँ पे स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाता है। उसके बाद में आगे आती है बेसिक ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है
वो राजपत्र होता है, जो गजट निकलता है, उसके माध्यम से अधिसूचित या अनुमोदित होती है। इसमें पाठ्यक्रम फिक्स होता है, इसमें कैंडिडेट को बेसिक ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अब यहाँ पे ऑप्शनल ट्रेड की अपन बात करें तो ऑप्शनल ट्रेड्स में यहाँ पे कैंडिडेट को उसको 3 महीने की यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग है वो कैंडिडेट को दी जाती है। और जो ऑप्शनल ट्रेड है तो उसमें जो टोटल ट्रेनिंग की अवधि है उसी में शामिल की जाती है, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे 2 साल के आसपास रखी गई, यानी डेजिग्नेटेड ट्रेड में 2 सप्ताह के है वो इसके ओजीटी में शामिल किया जाता है। अब इसके अंदर अपन बात करें तो इसमें जो पर्यावरण में जो बुनियादी व्यवस्था, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, खतरनाक सामग्री से निपटने के लिए प्रोटोकॉल आदि का अवलोकन शामिल है। डीटी और ओटी दोनों के लिए एनएपीएस 2 के तहत जो बेसिक ट्रेनिंग है उसकी लागत के लिए कोई यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, यानी उसका कोई रिम्बर्समेंट नहीं होता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो एनएपीएस के अंदर में जो भी चाहे वो ऑप्शनल ट्रेड के कैंडिडेट हो चाहे डेजिग्नेटेड ट्रेड के कैंडिडेट हो, उनको बेसिक ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे कोई कॉस्ट है वो नहीं दी जाती है। इसके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है वही कुछ पेड करती है, बाकी जो डीजीटी है एमएसडी की ओर से यहाँ पे कोई रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाता। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 5 नंबर का पॉइंट है, फंडिंग सपोर्ट अंडर एनएपीएस 2.0। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं पार्शियल जो स्टाइपेंड है उसके तहत 25% राशि है वो कैंडिडेट को यहाँ पे पेड की जाती है, यानी मैक्सिमम 1500 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को पेड किए जाते हैं। किसी के 6000 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड है तो उसको 1500 रुपए यहाँ पे मैक्सिमम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इसके लिए इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम चला रखी है, जिसमें बैंक अकाउंट के जरिए कैंडिडेट को सारा पेमेंट है वो किया जाता है। यदि 1500 रुपए से ज्यादा यहाँ पे अमाउंट है तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 1500 रुपए ही पेड करती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज, अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेज, जिसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक भी शामिल है, उनको एनएपीएस स्कीम के थ्रू यहाँ पे कोई फंडिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है इनके वो नॉन एनएपीएस या नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट अभी जनरेट होंगे। 1/4 के बाद में ये स्कीम लागू होगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो नॉन एनएपीएस होंगे। ये जो एस्टेब्लिशमेंट या जो अंडरटेकिंग्स है उनको इस प्रकार का कोई क्लेम भी नहीं करना है। और इसके साथ ही तो बड़े जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इस चीज के लिए एनकरेज किया जा रहा है कि आप ये जो रिम्बर्समेंट ले रहे हो 1500 रुपए, आप भी इसको छोड़ दो, गवर्नमेंट ऑफ को इंडिया को आप सपोर्ट करो ताकि ये कैंपेन है आगे बढ़ता रहे। लेकिन अभी जो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट है तो उनके अंदर है वो अभी इसका रिम्बर्समेंट हो रहा है। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है उन्हीं के लिए ये एनएपीएस 2.0 बना हुआ है। बाकी के जो है एस्टेब्लिशमेंट तो उनको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। अब रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड जो प्रमोशन एजेंसीज है, तो इसमें जो सर्वोच्च एजेंसी है तो वह है एमएसडी, यानी जो रूल रेगुलेशन बनाने का काम करती है और जो सबसे ज्यादा जो इसको मॉनिटरिंग करने का जो सारा दायित्व है वो यहाँ पे इसी के ऊपर रखा गया है। इसमें सभी प्रकार के जो मैनेजमेंट इस मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है तो वो यहाँ पे एमएसडी है। उसके बाद 2 नंबर की नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एनसीवीटी है, जो कि टेक्निकल और जो यहाँ पे व्यवसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और जो मानक स्थापित करने होगा एक प्रमुख जो एजेंसीज है। उसके बाद में रीजनल डायरेक्टरेज स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप आती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन आता है, स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर आते हैं, फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आते हैं, फिर सेक्टर स्किल काउंसिल्स आती हैं, यानी और उसके बाद में आती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको आप आईटीआई के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर है वो आती है। तो ये सारे रोल्स, ये एक चैनल बना हुआ जिसके थ्रू कैंडिडेट को अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। ये इसके रूल रेगुलेशन बनाते हैं, इसी के साथ जो मॉनिटरिंग का काम है ये सभी को अलग अलग काम इसमें सौंपा हुआ है। तो दोस्तों इसकी ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है कि एनएपीएस 2.0 क्या है। कुल मिला के इसमें यही है कि फंडिंग सपोर्ट दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को, उसके एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज उनको यहाँ पे कोई फंडिंग सपोर्ट नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। इसमें 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है, एक होती है ऑप्शनल ट्रेड की, दूसरी होती है डेजिग्नेटेड ट्रेड की। कुल मिला के यही है, इसका मेन मोटिव है वो देश भर में जो अप्रेंटिस प्रोग्राम है उसको बढ़ावा देना है ताकि कैंडिडेट है वो रियल एक्सपीरियंस प्राप्त करके उसके लिए आगे रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।